नमस्कार, आप देख रहे हैं मातृभूमि में आपके साथ शोभना यादव। मातृभूमि की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। ज्ञानवापी मां श्रृंगार गौरी केस पर वाराणसी कोर्ट में कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग पर फैसला टल गया है और अब अगली जो तारीख पड़ी है वो 11 अक्टूबर पड़ी है। 11 अक्टूबर को कोर्ट में फिर से सुनवाई होगी। जिला कोर्ट का कहना है कि पांचों महिलाएं याचिकाकर्ता जो हैं वो एकमत होकर बताएं कि ज्ञानवापी मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग की किस वैज्ञानिक पद्धति से जांच होनी चाहिए। दरअसल कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग को लेकर मुकदमा दाखिल करने वाली हिंदू पक्ष की महिलाएं ही अब दो धड़ों में बंट गई हैं। 11 अक्टूबर को कोर्ट ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग की लंबाई, चौड़ाई, गहराई और उम्र के निर्धारण के लिए कार्बन डेटिंग या किसी अन्य वैज्ञानिक तरीके से जांच का आदेश सुना सकती है। तो आज ये फैसला आना था कि ज्ञानवापी में जो शिवलिंग मिला है उसकी कार्बन डेटिंग हो या ना हो, लेकिन उसको लेकर फैसला टल गया और अब फैसला 11 अक्टूबर को आएगा। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इसके अलावा कोर्ट ने हिंदू पक्ष से दो बिंदुओं पर स्पष्टीकरण भी मांगा है। पहला स्पष्टीकरण जो कोर्ट से मांगा गया है वो है कि क्या कथित शिवलिंग की संरचना इस मुकदमे की संपत्ति का हिस्सा है या नहीं, क्योंकि ये श्रृंगार गौरी पूजा से जुड़ा हुआ पूरा मामला था। तो कोर्ट ने ये बड़ा सवाल पूछा है कि क्या कथित शिवलिंग की जो संरचना है वो इस मुकदमे की संपत्ति का हिस्सा है भी या नहीं। दूसरा सवाल, क्या न्यायालय वैज्ञानिक जांच के लिए आदेश जारी कर सकता है। तो कोर्ट ने हिंदू पक्ष से स्पष्टीकरण मांगा है और दो बिंदुओं पर यह स्पष्टीकरण मांगा गया है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन जी हमारे संग मौजूद हैं। विष्णु सर, क्या कुछ हुई सुनवाई? हम तो इस उम्मीद में थे कि एक फैसला सुनेंगे, अब एक अगली तारीख आई सर। देखिए, हम भी इसी उम्मीद में थे और ऐसी बात नहीं है कि हमने आपके सामने आपको गलत ब्रीफिंग की। माननीय न्यायालय ने आज ऑर्डर्स के लिए ही इस केस को रखा था, पर कोर्ट को ये पावर होती है कि ऑर्डर पास करने से पहले भी अगर कोई क्लैरिफिकेशन या किसी मुद्दे पे कोई संदेह है तो वो उस पार्टी से ले सकती है। तो माननीय न्यायालय ने आज हमसे दो मुद्दों पे क्लैरिफिकेशन मांगा था। पहला कार्बन डेटिंग और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के मुद्दे पे, और दूसरा क्लैरिफिकेशन कोर्ट ने मांगा था कि जो शिवलिंग वहाँ पे बरामद हुआ है क्या वो इस केस प्रॉपर्टी का पार्ट है कि नहीं। हमने दोनों पे अपना क्लैरिफिकेशन दिया कि हमारे सूट प्रॉपर्टी में, हमारे सूट में पेज 38 में प्रेयर है विजिबल इनविजिबल डेटीज़ की, और जो वजू खाने में जब पानी हटाया गया तो जो शिवलिंग वहाँ पे अप्रत्यक्ष देवता के रूप में थे वो प्रत्यक्ष देवता हो गए। पहला क्लैरिफिकेशन तो उसका ये सूट प्रॉपर्टी का पार्ट है, हमने पहला अपना तर्क रखा। दूसरी बात, कोर्ट साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए कमीशन जारी कर सकता है। सीपीसी में ऑर्डर 26 रूल 10A में इस चीज़ की व्यवस्था है, ये बात हमने रखी। और जो एक लोगों का एप्रीहेंशन था वो भी हमने कोर्ट के सामने ऑन दी पटल ऑफ बार एट दी स्टेटमेंट एट दी बार हमने कहा कि हम लोग भी नहीं चाहते हैं कि शिवलिंग को किसी भी तरह से क्षति पहुंचाई जाए। बिना क्षति पहुंचाए हुए वैज्ञानिक माध्यम से इसकी जांच की जाए कि शिवलिंग कितना पुराना है, कितना लंबा है, कितना गहरा है। सिंह की तरफ से जो बात कोर्ट में कही जा रही थी कि ये सब दिक्कतें होंगी अगर जो कार्बन डेटिंग की बात हुई तो की जाएगी, आपने भी उनके वकील का कहना है, आखिर आपने भी वही बात स्वीकार? नहीं, स्वीकार नहीं किया, हमने उसको क्लैरिफाई किया है। हमारी एप्लीकेशन सही तरह से पढ़ी नहीं गई और आप लोग को भी सही तरह से बताई नहीं गई। सिर्फ कार्बन डेटिंग को उठाया गया और शिवलिंग को उठाया गया और मिला दिया गया। कार्बन डेटिंग जो मांगी गई थी वो शिवलिंग के इर्द गिर्द के एरिया की मांगी गई थी। शिवलिंग की कार्बन डेटिंग हमने नहीं मांगी थी। और हमने ये कहा था कार्बन डेटिंग हमारी जो एप्लीकेशन में लिखा है उसको आप पढ़िए, हमने तो आपसे शेयर भी किया है। कार्बन डेटिंग और अदरवाइज ये असर्टेन किया जाए कि शिवलिंग कितना पुराना है और उसके इर्द गिर्द के एरिया की कार्बन डेटिंग की बात हमने कही है। तो वो आज हमने कोर्ट के सामने क्लैरिफाई कर दिया। तारीख को क्या होगा? ये भी क्लैरिफाई कर दिया कि हम लास्ट वो लोग होंगे जो शिवलिंग को क्षति पहुंचाने की बात करें। अब 11 तारीख को क्या होगा सर? आखिरी तारीख को इस क्लैरिफिकेशन पे मुस्लिम पक्ष अपना प्रत्युत्तर देगा, उसके बाद माननीय न्यायालय अपना फैसला सुनाएगा। कथित शिवलिंग की वैज्ञानिक जांच को लेकर मुस्लिम पक्ष का क्या कुछ कहना है ये भी सुनना जरूरी है, उसको भी सुनिए आप। मुस्लिम पक्ष के वकील रईस हमारे संग मौजूद है। सर, 11 तारीख क्यों महत्वपूर्ण है? कोई महत्वपूर्ण दिन नहीं है, जो पार्ट हर्ट छूट गई है बहस वो 11 तारीख को पूरी होगी। आज के दिन फैसला होना था, हम इस उम्मीद में थे सर, क्या हुआ? क्यों कोर्ट ने फैसला नहीं दिया? कोर्ट को कुछ बातें समझ में नहीं आए होंगे, उसको कंफर्म करने के लिए कोर्ट ने फिर से हियरिंग का शुरू की है। हिंदू पक्ष में क्या हो गया सर? ये लोग आपस में लड़ने लगे हैं क्या? ये तो वो जान सकते हैं, ये हम नहीं बता सकते उनके बीच में क्या हुआ क्या नहीं। कार्बन डेटिंग की बात कर रहे हैं, इसको लेके कोर्ट में क्या जिक्र में कहा आप लोगों ने और अब आप लोग क्या आगे? देखिए, जनरल पब्लिक कार्बन डेटिंग तो जानते नहीं है, और जो समझदार लोग कार्बन डेटिंग के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। कार्बन डेटिंग उन्हीं चीज़ों को होती है जो जीव जंतु या पशु पक्षी होते हैं और मर जाते हैं, तो फिर उनकी बहुत पुरानी कोई लाशें कहीं से मिल जाए दफन हुए तो उसी कार्बन डेटिंग होती है। आप क्या चाहेंगे इस मामले में? मुस्लिम पक्ष क्या चाहेगा, क्या होना चाहिए?
हम तो चाहेंगे कि उसको ऊपर से थोड़ा तोड़िए, तोड़ के देखिए कि वो कि ईंट मिट्टी का बना हुआ है या पत्थर का बना हुआ है। पत्थर का बना हुआ टूटेगा नहीं तो कोई आस्था जाएगी नहीं, ईंट मिट्टी का बना है तो टूट जाएगा, सारी बातें स्पष्ट सामने आ जाएंगी। मेरी तरफ से तो यही कहना है। ये जो आप आप उसको तोड़िए ना। जो आपस में ये लोग लड़ रहे हैं, क्या लग रहा है कि कुछ कोई ये तो कह रहे हैं खन्ने खोदने की बात कर रहे हैं, हम भी कह रहे हैं उसको तोड़ के देख लो। वो भी खन्ने खोदने की बात कर रहे हैं, हम भी कह रहे हैं उसको तोड़ के देख लो। तोड़ के देखने में क्या जाता है आपको? आप अगर एसआई सर्वे की बात की जाएगी तो आप समर्थन करेंगे? हम उसको तोड़ के देखने के बाद हमेशा समर्थन देंगे। आप ऊपर से थोड़ा हिस्सा तोड़िए, तोड़ के देखिए वो खंडित है। आप ये कहे कि खंडित नहीं है, नहीं खंडित होती तो हम कहते हैं आप उसे नहीं तोड़िए, क्योंकि आस्था का सवाल आता है। यदि खंडित है तो अब कैसे खंडित है? उनका ये कहना है कि ऊपर से तोड़ा गया, तोड़ के फुवारा बैठाया गया, ऊपर का हिस्सा तोड़ दिया तो खंडित है। और खंडित मूर्ति की पूजा होती नहीं है। अगर नहीं होती तो उसे तोड़ के देखा जा सकता है, निश्चित देखा जा सकता है 100%। अब 11 तारीख को आप अपना पक्ष रखेंगे कोर्ट में, ये बात कही जा रही है। हाँ। इस समय अहम तस्वीरें आ रही हैं और बड़ी खबर इस समय की ये है कि नोएडा में इमारत में आग लग गई है। वो तस्वीरें हमें मिलने लगी हैं, वो तस्वीरें हम आपको दिखा दें और उसके बाद अजय दुबे का रुख करेंगे। ये बड़ी भीषण आग हमें दिखाई दे रही है। फिलहाल जो तस्वीरें हमें मिल रही हैं, धुआं आप देख सकते हैं, काले रंग का डेंस ये धुआं है। हालांकि अभी ये फैक्ट्री है सेक्टर 3 में, उसमें ये आग लगी है, ये जानकारी हमें मिल रही है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं। आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। जो आसपास की इमारतें हैं उनको खाली करा लिया गया है ताकि ये आग अगर फैलती है आसपास की इमारतों में तो कोई नुकसान जान माल का ना हो। किस चीज़ की ये फैक्ट्री है अभी ये जानकारी हमारे पास नहीं है, हम कोशिश में लगे हुए हैं। सेक्टर 3 से ये भीषण आग की तस्वीरें हमें मिल रही हैं। नोएडा की ये तस्वीरें, दमकल की कई गाड़ियां मौके पर हैं। नोएडा के ज्वाइंट कमिश्नर भी मौके पर पहुंच चुके हैं। आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी है। ये किस चीज़ की फैक्ट्री है ये अभी हमें नहीं पता चला है और जैसे ही हमें ये जानकारी मिलेगी कि किस सामान बनाने की फैक्ट्री थी जिसमें ये आग लगी है, लेकिन जो धुआं है काला उठता हुआ उससे ये साफ हो रहा है कि आग काफ़ी भीषण है। अब ये आग किस वजह से लगी ये जानकारी अभी नहीं मिल पा रही है। हालांकि ज्वाइंट कमिश्नर जो है वो मौके पर पहुंच चुके हैं। नोएडा के सेक्टर 3 में ये भीषण आग लगी है। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद, पुलिस प्रशासन वहां पर मौके पर मौजूद। आसपास की इमारतों को खाली कराया जा रहा है। C14 के ब्लॉक में ये भीषण आग लगी है। फैक्ट्री बताई जा रही है जिस इमारत में ये आग लगी है। किस सामान की, किस चीज को बनाने की ये फैक्ट्री अभी ये साफ नहीं हुआ है। हमारे रिपोर्टर्स लगे हुए हैं, जैसे ही कोई जानकारी हमें मिलेगी हम फौरन आपके साथ साझा करेंगे। C14 ब्लॉक में ये भीषण आग लगी है जिसकी तस्वीरें इस समय हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं ताकि जो जान माल का नुकसान है उसको रोका जा सके। अभी इस इमारत में ये देखिए, ये उठती हुई लपटें जो हैं ये बयान कर रही हैं कि आग बेहद भीषण है। और देखिए दमकल विभाग की गाड़ियां, दमकल विभाग का कर्मचारी आपको दिखाई दे रहा है हेलमेट लगा हुआ। आग की लपटें बेहद ऊंची ऊंची ये उठ रही हैं इस समय इस इमारत से। दमकल की गाड़ियां हालांकि आग को काबू में करने में लगी हुई हैं और ये धुआं काला भी तभी होता है जब पानी उस आग के ऊपर डाला गया है। बुझाने की पूरी कोशिश, आसपास की इमारतों को खाली करा लिया गया है। पुलिस प्रशासन सभी मौके पर मौजूद है। ये देखिए फायर ब्रिगेड, दमकल की गाड़ियां लगी हुई हैं इस आग पर काबू पाने के लिए। किस चीज़ की ये फैक्ट्री है और ये आग क्यों लगी है इसका खुलासा अभी प्रशासन के द्वारा नहीं किया गया है, लेकिन नोएडा के सेक्टर 3 से ये बड़ी तस्वीरें इस समय हमें मिल रही हैं। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं। आग को काबू करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये जो उठती हुई ऊंची ऊंची लपटें हैं, काला धुआं है, ये बयान कर रहा है कि ये आग बेहद भीषण है। अब इसमें क्या नुकसान होगा, क्या होगा, ये तो प्रशासन बाद में बताएगा, लेकिन फिलहाल पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरी सतर्कता के साथ स्थिति को काबू करने की कोशिश की जा रही है। और इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। दिल्ली में हिंदू देवी देवताओं के कथित अपमान वाले वायरल वीडियो पर अरविंद केजरीवाल के मंत्री अब घिरते नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने इस वायरल वीडियो पर मोर्चा खोल दिया है और अरविंद केजरीवाल के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम को बर्खास्त करने की मांग की है। बीजेपी इस वायरल वीडियो के खिलाफ दिल्ली के संसद मार्ग थाने में शिकायत भी दर्ज कराने पहुंची। दरअसल केजरीवाल सरकार में समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम एक वायरल वीडियो में देवी देवताओं को नहीं मानने की शपथ दिलवाते हुए दिख रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक इस वीडियो को लेकर अरविंद केजरीवाल के जो मंत्री हैं उनसे अरविंद केजरीवाल काफी नाराज हैं और जिस वीडियो को लेकर ये पूरा विवाद खड़ा हो गया है, उस वीडियो को पहले आप देखिए और सुनिए।
ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी कभी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। तो आपने ये पूरा वीडियो देखा, आपने इसका ऑडियो भी सुन लिया। बीजेपी ने विरोध किया है इसका और मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की है। जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं आदेश गुप्ता, दिल्ली बीजेपी के, वो क्या कुछ कह रहे हैं सुन लेते हैं। अरविंद केजरीवाल के सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम, जिन्होंने हिंदुओं के देवी देवताओं का न सिर्फ मजाक उड़ाया है बल्कि देश और समाज के अंदर नफरत फैलाने का जो अपराध किया है, उसके खिलाफ आज भारतीय जनता पार्टी ने हमारे पार्टी नेताओं के साथ हमने पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में दिल्ली के मंत्री, समाज कल्याण मंत्री के खिलाफ कंप्लेंट को दर्ज कराया है और उसमें ये मांग की है ऐसे मंत्री को खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। और इसी बड़ी खबर पर हमारे साथ हमारे रिपोर्टर अंकित गुप्ता ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। अंकित, मैं अपडेट चाहूंगी इस खबर पर क्योंकि पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में कंप्लेंट एफआईआर दर्ज करा दी गई है। बीजेपी लगातार अपना विरोध भी दर्ज कर रही है, मंत्री को बर्खास्त करने की मांग भी हो रही है। अरविंद केजरीवाल का क्या कुछ कहना है, सरकार का क्या कहना है, दिल्ली सरकार का? देखिए, फिलहाल जो सरकार इस मामले पर चुप्पी साधे हुए और समझा भी जा सकता है क्योंकि ये एक ऐसा मामला है जहां पर जो है चुनावी जो नफा नुकसान है उसको भी ध्यान में रखा जा रहा है। आने वाले महीनों में जो गुजरात और हिमाचल जैसे राज्यों में चुनाव है, लिहाजा आम आदमी पार्टी सरकार का कोई भी मंत्री और जो है खुद मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री की बात की जाए तो खुलकर के कोई बयान सामने नहीं आया है और यही वजह है कि बीजेपी और ज्यादा हमलावर हो रही है। बीजेपी का साफ तौर पर यह कह रहा है कि देखिए, राजेंद्र पाल गौतम तो अपनी सफाई दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि देखिए उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा, लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल उसको सही मानते हैं? राजेंद्र पाल गौतम अगर जो है वो कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया, तो क्या अरविंद केजरीवाल भी उनसे इत्तेफाक रखते हैं? और अगर नहीं रखते तो अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? उनके बयानों का या जिस तरीके से उन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया गया उसका जो है एक तरीके से विरोध क्यों नहीं किया गया आम आदमी पार्टी के द्वारा? तो निश्चित तौर पर बीजेपी हमलावर है और अब तो ये मामला जो है पुलिस के पास भी पहुंच चुका है, पुलिस में शिकायत भी दे दी गई है और अब बीजेपी का ये कहना है कि ये लड़ाई एक तरफ जो कानूनी पहलू पर लड़ी जा रही है और दूसरी तरफ जो सरकार को घेरने की भी जो लड़ाई शुरू हो गई है और केजरीवाल को घेरा जा रहा है। जी, देश की वायुसेना कल यानी 8 अक्टूबर को अपनी 90वीं सालगिरह मनाने जा रही है और इस वक्त चीन और पाकिस्तान के साथ जिस तरह तनाव का आलम है, उसमें क्या है वायुसेना की असली चुनौतियां, इसके लिए हमने बात की वायुसेना के पूर्व प्रमुखों से। देखिए इस मौके के लिए हमारी ये खास पेशकश। भारत की वायुसेना अपने 90वां स्थापना दिवस मनाने जा रही है और इस मौके के ऊपर भारत की वायुसेना की यात्रा बेहद शानदार रही है, चमकदार रही है और इस मौके पर आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान के तौर पर पूर्व वायुसेना अध्यक्ष RKS भदौरिया मौजूद हैं और उनकी भूमिका इस समय बेहद खास इसलिए भी हो जाती है क्योंकि वायुसेना अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने भारतीय वायुसेना के अंदर स्वदेशी इक्विपमेंट के इंडक्शन की प्रोसेस को तेज रफ्तार से बढ़ाया और अब वो चीफ नोडल ऑफिसर हैं जो डिफेंस कॉरिडोर उत्तर प्रदेश में काम कर रहा है। तो सर, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर और सबसे पहले तो आपको वायुसेना दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप भले ही अब वर्दी में ना हो लेकिन वायुसेना आपके इर्द गिर्द साफ नजर आती है। तो सर, मेरा पहला सवाल आपसे इसी चीज को लेकर है कि स्वदेशी पर जिस तरीके से जोर दिया जा रहा है, क्या यह कहा जा सकता है कि आने वाले 25 सालों के अंदर भारतीय वायुसेना इस स्थिति में होगी कि वो स्वदेशी हथियारों के साथ लड़ाई लड़ सके? बिल्कुल, ये कहना बिल्कुल सही होगा एंड इसी दिशा में बहुत फोकस तरीके से काम हो रहा है। फाइटर एयरक्राफ्ट में LCA ने बेस बनाया है, अभी LCH इंडक्ट हुआ है और इससे पहले ALH वो हेलीकॉप्टर्स में बेस बना है। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में मेक इन इंडिया में ऑलरेडी शुरू होने जा रहा है। सो अक्रॉस द बोर्ड नेत्रा का डेवलपमेंट एंड उतना ही अहम है, जितने एयरक्राफ्ट अहम प्रोडक्शन है इंडिजिनस, उतना वेपन्स एंड मिसाइल्स हों, चाहे बॉम्ब हो, दूर तक मारने की क्षमता वाले और आधुनिक
मिसाइल्स एंड बॉम्ब्स, इसकी डेवलपमेंट इंडिजिनसली। तो इस सभी फील्ड में बहुत काम हुआ है एंड आने वाले समय में स्वदेशी हथियार ही हमारा सबसे बड़ा हथियार होगा। सर, भारत के लिए टू फ्रंट वॉर एक चुनौती रही है और ऐसे में जबकि चीन अपनी वायुसेना की ताकत तेजी से बढ़ा रहा है, तो ऐसे में भारतीय वायुसेना के लिए जो घटती हुई स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है, क्योंकि 42 हमारी सैंक्शन स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है, लेकिन इस समय वो काफ़ी कम है, तो ये कितनी बड़ी चिंता है भारत के लिए? बेशक ये चिंता का विषय रहा है और इस दिशा में काफ़ी अहम कदम उठाए गए हैं। अपनी रिसेंट ईयर्स में 5 स्क्वाड्रन्स रेज हुए हैं, 2 रफेल के, 2 LCA के, 1 Su-30 का रेज हुआ है लास्ट स्क्वाड्रन, और 4 LCA स्क्वाड्रन ऑलरेडी ऑर्डर कर दिए गए हैं। तो जितने इंक्रीज़ हुआ है इन पिछले 3 सालों में, 4 सालों में एंड आने वाले 4 सालों में 9 स्क्वाड्रन तो स्ट्रेट अवे ऐड हो गए हैं। तो कई अहम कदम ऑलरेडी उठा लिए गए हैं। Mark 2 ऑलरेडी क्लियर्ड है, एमका का DND क्लियरेंस होने वाला है एंड दूसरा कदम ये होगा कि जो बाकी आगे के स्क्वाड्रन्स ऑर्डर करने हैं, हमें एक तरीका निकालना होगा कि वो पैरेलल टू R&D, स्पेशली जो इंडिजिनस प्रोडक्ट्स हैं उनको जल्दी से जल्दी ऑर्डर किया जाए ताकि कंकरेंट प्रोडक्शन में एक फर्म ऑर्डर हो एंड उनका प्रोडक्शन जल्दी शुरू हो। तो ये कुछ ऐसे अहम कदम होंगे जिससे बहुत फर्क पड़ेगा। सर, नेटवर्क सेंट्रिसिटी कह लीजिए या जो न्यू डायमेंशंस ऑफ टेक्नोलॉजी हैं, उस पर आपने अपने टेन्योर के समय भी काफ़ी जोर दिया। भारतीय वायुसेना के लिए जो नया स्पेस खुल रहा है और जो नए चैलेंजेस आ रहे हैं, उसके लिहाज से तैयारियां कितनी मजबूत आप देखते हैं या आगे का प्रोग्रेशन आप कैसे देख रहे हैं? नेटवर्क सेंट्रिसिटी एक बहुत ही ज़रूरी कदम रहा है इंडियन एयरफोर्स के लिए। बहुत सालों से हम इस पे काम कर रहे थे और इस समय हम बहुत अच्छे रिजल्ट पे पहुंचे हैं इस फील्ड में, चाहे नेटवर्क सेंट्रिसिटी हो, चाहे डेटा हैंडलिंग एंड कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी हो, पर इस पे आगे और भी बहुत काम करने की ज़रूरत है। भारतीय वायुसेना ये जो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट लैंडस्केप है, इससे किस तरीके के सबक लेती है और किस तरीके की तैयारियां आप देखते हैं? भारतीय वायुसेना इन सब कॉन्फ्लिक्ट्स को बहुत क्लोजली स्टडी करती है एंड इसके लेसन्स एसेंशली जो ऑपरेशनल फिलॉसफीज़ या टैक्टिक्स के क्षेत्र में होते हैं वो साइड बाय साइड ही स्टडी करके, एनालाइज करके वो ऑलरेडी इम्प्लीमेंट पैरेलल में किए जाते हैं। और उतना ही ज़रूरी है जो आपने इक्विपमेंट की बात की, चाहे UAVs हों, ड्रोन्स हों, उनका यूटिलाइजेशन, कामिकाजी ड्रोन्स, लो कॉस्ट ऑप्शंस जो सडनली उभर के आई हैं, स्पेशली ड्रोन्स फील्ड में, काउंटर ड्रोन्स फील्ड में एंड UAV के फील्ड में, सर्वेलेंस के फील्ड में, कामिकाजी ड्रोन्स के फील्ड में, और इसका किस तरह से इस्तेमाल हुआ है उसको स्टडी करने के जो लेसन्स आए हैं वो मेरे ख्याल से सबसे बड़े हैं। इस डायरेक्शन में काफ़ी काम ऑलरेडी हो चुका है इंडियन एयरफोर्स में एंड इन सब को देखते हुए टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके इंडिजिनसली फर्दर R&D करके आगे इस पे और भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं एंड मैं देख रहा हूँ कि स्पेशली प्राइवेट सेक्टर में एंड कुछ नए स्टार्टअप्स में इस दिशा में बहुत काम हो रहा है एंड स्पेशली ड्रोन पॉलिसी जो अपनी आई है उससे भी इस दिशा में काफ़ी इम्पेटस मिला है ताकि इसमें और प्रोग्रेस हो। दूसरी एयरफोर्सेस ने जो मुझे बताया है कि आपके स्क्वाड्रन्स या पायलट्स ने किस तरह से परफॉर्म किया है और ये एक सबसे बड़ी खुशी की बात है। सो ऑपरेशनली पीपल, उनका ट्रेनिंग लेवल एंड उनका इन्वॉल्वमेंट और हमारी एयरफोर्स की कल्चर एंड इथोस, ये एक बहुत बड़ा हमारा एक फोकस एरिया है एंड उस पर हमें अपनी एयरफोर्स पे और लोगों पे गर्व है। स्वाभाविक रूप से सर, और एयरफोर्स का मोटो ही यही है, टच द स्काई विद ग्लोरी। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और हमें वक्त देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। इस साल भारतीय वायुसेना अपनी स्थापना के 90 साल पूरा कर रही है और स्वाभाविक रूप से ये जश्न का मौका भी होगा, लेकिन 90 सालों के दौरान ये सफर कैसा रहा, कितना शानदार रहा, इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ भारतीय वायुसेना के पूर्व वायुसेना अध्यक्ष एयर मार्शल अनिल खोसला हैं। सर, स्वागत है आपका ABP न्यूज पर। और सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि जब आपने एयरफोर्स ज्वाइन की और जब आपने एयरफोर्स छोड़ी और आज आप एयरफोर्स को जहां खड़ा देखते हैं, क्या कुछ बदला इस सफर में? कितनी आधुनिक हो रही है भारत की वायुसेना? बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को इस चैनल पे बुलाया इस अवसर पर। 90 साल पूरे होने का एयरफोर्स के, और उसमें से 60 साल से ऊपर तो मैंने ही एयरफोर्स को देखा है, जितनी मेरी उम्र है।
बहुत बदलाव आया है एयरफोर्स में। जो एयरफोर्स अब की एयरफोर्स अभी की एयरफोर्स है वो बहुत ही मॉडर्न एयरफोर्स है। और 1979 में मैंने जब एयरफोर्स ज्वाइन की थी, उस समय से लेकर अभी तक 3 मेजर बदलाव मैंने देखे हैं। तो अभी आप देखें तो जो लेटेस्ट है उसमें आपके फाइटर जहाज हैं, रफाल इंडक्ट हुए हैं, जो कि टेक्नोलॉजिकली वेरी सुपीरियर हैं। हेलीकॉप्टर्स उसमें इंक्लूड हुए हैं, चिनूक्स, अपाची, इंडिजिनस हेलीकॉप्टर्स जैसे LCH अभी इंडक्ट हुआ है, ALH हुए। वेपन्स आपके एयर टू एयर रफाल के साथ दूर से मार करने वाले वेपन्स, मेटियोर, माइका, हैमर, देन स्कैल्प, अस्त्रा जो है अपनी मिसाइल इंडिजिनस, वो उसमें शामिल हुई है भारतीय वायुसेना में। सिस्टम्स काफ़ी ऐड हुए हैं। एयर डिफेंस के रडार्स और जो वेपन्स हैं, S-400 आ रहा है और शुरू हो गया है। फिर इंडिजिनस जो मिसाइल्स हैं वो भी इंक्लूड हुई हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो नेटवर्किंग हुई है भारतीय वायुसेना में वो काफ़ी एडवांस हो गई है। अगर आप कैपेबिलिटीज़ की बात करते हैं तो जैसे आपकी इंटेलिजेंस, रेकी की कैपेबिलिटी हो गई, रात को और ऑल वेदर में उड़ने की क्षमता हो गई, दूर से मार करने की क्षमता हो गई, प्रिसिशन अटैक जैसे बालाकोट में आपने देखा, बालाकोट स्ट्राइक में कि प्रिसिशन अटैक कैसे किया गया, हाई ऑल्टीट्यूड में ऑपरेट करने की क्षमता, एयर डिफेंस की क्षमता, एयर मोबिलिटी की क्षमता है। बड़े जहाज जैसे C-17, C-130 हैं, हेलीकॉप्टर्स डिफरेंट टाइप के हैं, सिस्टम्स जो हैं। तो अगर आप ये देखें क्षमता में भी और जो टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म्स, वेपन सिस्टम आए हैं, तो भारतीय वायुसेना बहुत ही मॉडर्न और एडवांस हो गई सर, है। भारत के लिए ये चिंता रही कि 2 फ्रंट वॉर अगर होती है, तो क्या आज आप देखते हैं कि भारत 2 फ्रंट वॉर जैसी किसी सिचुएशन को हैंडल करने में एयरफोर्स सक्षम है? हाँ, तो ऐसा है कि जैसे मैं पहले बता रहा था कि मॉडर्न काफी मॉडर्न हो गया, और जब ये मॉडर्न हो रहा है इसके साथ साथ आत्मनिर्भरता को भी मध्य में रखा गया है। ऐसा नहीं है कि बाहर से ही खरीद रहे हैं। आत्मनिर्भरता को भारत इंडियन एयरफोर्स ने काफी सपोर्ट किया है, काफी सिस्टम प्लेटफॉर्म उसमें आए हैं। अच्छा, जहाँ की चैलेंज की बात है, जैसे आपने बोला कि दो हमारे चैलेंज हैं और दोनों कोलिसिव हैं, दोनों एक दूसरे से। तो अभी जो इस समय भारतीय वायुसेना है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ी कम है, जो फाइटर्स की आपको पता ही है, मीडिया में भी आता रहता है। लेकिन हम लोग जब एयरफोर्स में हमेशा 2 प्लान रखते हैं। एक तो कि अभी जो कुछ है उससे कैसे लड़ा जाए या कैसे स्थिति को संभाला जाए, और एक फ्यूचर का प्लान कि फ्यूचर में क्या क्या आना चाहिए ताकि हमारी क्षमता बनी रहे। अब ऐसा है कि जैसे आपने बड़ा अच्छा मुद्दा रखा है कि 2 फ्रंट वॉर हम लोग कैपेबल हैं कि नहीं हैं। तो इसमें ऐसा है कि जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी कैपेबिलिटी है, जो मॉडर्नाइजेशन है वो काफ़ी बढ़ गई है। तो कैपेबिलिटी तो बढ़ गई है, दूसरी चीज होती है डिटरेंस वैल्यू। अब वो जो डिटरेंस वैल्यू है वो डिपेंड करती है कि आपके एनिमी कितने हैं, एनिमी की क्षमता क्या है, और तीसरा एनिमी का एटीट्यूड क्या है। विंग कमांडर अभिनंदन जब पाकिस्तान में पकड़ लिए गए, उस दौरान विंग कमांडर अभिनंदन को सुरक्षित लाना कितनी बड़ा चैलेंज था, और उस दौरान सरकार में किस तरीके से एयरफोर्स कोऑर्डिनेट कर रही थी? हाँ, तो ऐसा है कि जब अभिनंदन साहब को वेरी अनफॉर्चुनेट था कि जहाज गिर गया, और बहुत ही अनफॉर्चुनेट था कि उनका जो पैराशूट था, जो उतर रहे थे तो वो दूसरी तरफ जाके उतरे। तो जब हमको न्यूज़ मिली, पहला तो हमारा रिएक्शन जो था कि उसको पायलट को हम रिकवर कैसे करें। तो हमारे प्रोसीजर होते हैं, कॉम्बैट SAR बोलते हैं उसको, सर्च एंड रेस्क्यू। तो उसमें क्या है, पायलट पहले इंडिकेट करता है, हमको कम्युनिकेट करता है कि कहाँ पर है, और हम लोग फिर लॉन्च करते हैं उसको रिकवर करने के लिए। बट इस हादसे में क्या हुआ, जैसे ही वो पैराशूट से आ रहे थे, उनका पहले ही कांटेक्ट जो सिविलियन पाकिस्तान के विलेजर्स हैं उनके साथ हुआ, और उसके बाद पाकिस्तान आर्मी तो वो फिर उनके साथ चले गए। तो दूसरा जो चीज़ थी, जब हमको उनकी सेफ्टी की चिंता थी कि ये सेफ हैं कि नहीं, जब सोशल मीडिया पे उनके वीडियो आने शुरू हुए तो हमको थोड़ा निश्चिंत हो गए कि अभी सेफ हैं। उसके बाद फिर हमने सारा जोर लगाया उनको जल्दी से जल्दी वापस लाने के लिए, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री, पूरा क्वेश्चन जैसे भी आप उसको देखें तो पूरा जोर लगाया गया, और बहुत अच्छी बात है कि जल्द ही वापस आ गए, और उनको हमने फिर से कॉकपिट में बिठाया और फिर से वो ऑपरेशंस के लिए रेडी हो गए। अभी तो कई उड़ानें बाकी हैं, अभी तो कई इम्तिहान बाकी हैं, अभी तो नापा है हमने मुट्ठी भर आसमां, अभी तो पूरा अंतरिक्ष बाकी है। भारतीय वायुसेना 8 अक्टूबर को अपना 90वां स्थापना दिवस मना रही है।
9 दशकों की ये यात्रा वायुसेना की बेहद शानदार रही और इस मौके पर आज हमसे बातचीत करने के लिए भारतीय वायुसेना के पूर्व अध्यक्ष यानी एयर चीफ मार्शल अरूप राहा हमारे साथ हैं। सर, एबीपी न्यूज पर आपका स्वागत है और सबसे पहले तो आपको हैप्पी एयरफोर्स डे। थैंक यू वेरी मच। सर, मेरा पहला सवाल आपसे इसी चीज को लेकर है। 9 दशकों का ये भारतीय वायुसेना का सफर कितना शानदार रहा और आज आप भारतीय वायुसेना को कितना आधुनिक बनते हुए देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं इस अवसर पर 90th एनिवर्सरी ऑफ इंडियन एयरफोर्स सभी एयर वॉरियर्स जो सर्विंग हैं और जो वेटरन्स हैं और उनके फैमिलीज़ को हार्दिक अभिनंदन देता हूं। आपने जिस समय एयरफोर्स छोड़ी उसमें और आज की एयरफोर्स में क्या कुछ बदला है इन कुछ सालों के दौरान? बदलाव तो हमेशा होता है, जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है अच्छा के लिए होता है और कैपेबिलिटी तो क्षमता बढ़ाने के लिए एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। तो मैं जब रिटायर हुआ 2016 दिसंबर, अभी तो नियरली 6 साल हो गए हैं, मैंने देखा भारतीय एयरफोर्स काफ़ी तरक्की की है इस 6 साल में। इसके लिए इंडिजिनस कैपेबिलिटी मैंने देखा, अभी सारे प्रोजेक्ट्स जितने भी थे हमारे टाइम पे और उसके पहले भी, वो अभी फ्रैक्टिफाई हो रहा है। 2047 के अंदर इंडियन एयरफोर्स के सारे फाइटर एयरक्राफ्ट जो नए नए इंडक्शन होंगे सभी इंडिजिनस जहाज होंगे। बड़ी और महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं चीफ मार्शल राहा आपकी कि स्वदेशी की ताकत जो है वो 2047 में जब भारत अपनी आजादी का 100वां साल मनाएगा तब स्वदेशी की ताकत पुरजोर तरीके से नजर आएगी। सर, मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, आप जिस समय एयरफोर्स चीफ थे, पठानकोट एयरबेस पर अटैक हुआ, भारतीय वायुसेना ने उस अटैक से, उस तरीके की घटना से क्या कुछ सबक लिया, क्या सीखा और आपके लिए कितना चैलेंजिंग था उस सिचुएशन को हैंडल करना? आप कैसे याद करते हैं? मेरे टेन्योर में आई थिंक पठानकोट टेररिस्ट अटैक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना था। हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिला और हमारे जो खामियां थी हमारे बेस डिफेंस में, ग्राउंड डिफेंस में, उसका ऊपर बहुत कार्रवाई हुआ। सर, आपका बड़ा लंबा और ग्लोरियस करियर रहा एयरफोर्स का। कोई एक ऐसी कहानी, कोई ऐसी घटना जो आज आप व्यूअर्स के साथ पहली बार शेयर करना चाहें कि आप अपना सबसे यादगार पल, यादगार फैसला कैसे मानते हैं? एक घटना हुई थी जब मैं कैडेट था। मैं फ्लाइंग के 3 टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट हमें पास करना था सक्सेसफुली, वो प्रशिक्षण हो चुके थे। फाइनल एयरक्राफ्ट वाज HJT-16 हिंदुस्तान जेट ट्रेनर HL बिल्ट एयरक्राफ्ट on which I was taking training. So जब उस जहाज पे हम ट्रेनिंग ले रहे थे तो पहला सॉटी जो कि एयर एक्सपीरियंस सॉटी है, उसमें मेरे इंस्ट्रक्टर के साथ हमें जहाज को अबेंडन करना पड़ा इजेक्शन सीट की सहायता लेके, with the help of ejection seats, because the engine had quit very close to the runway as we came for landing. तो उस टाइम पे मेरे को याद है मेरे इंस्ट्रक्टर he did an excellent job and this actually resulted in my instructor getting injuries while he ejected very late, very close to the ground. And after we landed and I saw him lying on the ground with a damaged backbone most probably. लेकिन उन्होंने पहले ये इंश्योर किया कि आप इजेक्ट कर जाएं और वो बाद में हो। जी हाँ, करेक्ट, वही मानो शिक्षा हमें मिली। तो आपने वायुसेना के 3 पूर्व प्रमुखों से जानी एयरफोर्स की ताकत। तो इंतजार कीजिए कल होने वाले मेगा एयर शो का जो चंडीगढ़ में होगा और मुझे दीजिए इजाजत। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।